हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो उस प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो कि ये नॉन एडजेक्टिव वाला प्रश्न है। नॉन एडजेक्टिव वाला प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न हम लोग आज देखने वाले हैं और ये 2 या 3 मार्क का होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग अच्छे से इसको समझिए। तो चलिए हम लोग अभी इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि प्रश्न क्या है। देखिए, गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये गांधार कला क्या है, क्या नहीं है, इसका जो विशेषता है इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए आंसर क्या है। आंसर में है गांधार कला की विशेषता का निम्नलिखित है। किस प्रकार से उसका जो विशेषता है उस विशेषता को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला नंबर जो है वो मनुष्य के शरीर से शुरू होता है। ठीक है, मनुष्य के यथार्थ चित्रण की विशेष ध्यान दिया गया है। मनुष्य का जो यथार्थ चित्र है उस चित्र पर विशेष रूप से क्या किया गया है, विशेष रूप से उसका ध्यान रखा गया है। ठीक है, इसमें मानव शरीर की सुंदर रचना एवं मांसपेशियों की सूक्ष्मता परिलक्षित होती है और मूंछों एवं लहरदार बालों की भी अत्यंत सूक्ष्म ढंग से प्रदर्शन हुआ है। यानी कि मूंछ जो होती है उसको देखा गया है और लहरदार जो बाल होती है मनुष्य का, चाहे वो और मांसपेशी वो भी देखा गया है। लहरदार बाल यानी कि लड़का लड़की यानी कि पुरुष स्त्री कोई भी हो सकता है, सभी का ये देखा गया है। अभी हम लोग देखेंगे इसका दूसरा नंबर। ठीक है, बुद्ध की वेशभूषा यूनानी है। बुद्ध की जो वेशभूषा है ये क्या है, यूनानी है, यानी कि विदेश से लाए गए। उनके पैरों में जूते दिखाए गए हैं। उनका जो पैर में जूता था उसको दिखाया गया है। प्रभामंडल को सादा तथा अलंकरण रहित, यानी कि उसका जो पूरा शरीर है उस शरीर में उसका जो दिखाया गया था ये क्या है, सादा शरीर। सादा मतलब अलंकार रहित, उसमें कोई अलंकार वगैरह कुछ नहीं वो पहने हुए थे। इस चीज़ को विशेष करके दिखाया गया था। और तीसरा नंबर में देखिए, शरीर से अत्यंत सटे अंग प्रत्यंग दिखाने वाले पारदर्शी वस्त्रों अंकन हुआ है। और शरीर के जो अत्यंत दिखाने जो अंग प्रत्यंग जो दिखाने वाले पारदर्शी वस्त्रों से वो क्या था, अंकन उसमें दिखाया गया। ठीक है, जो दिखता है शरीर वही, वो हल्का फुल्का ड्रेस में वो रहते थे, जिन्हें सलवटे, एक सलवटे जिसको हम लोग उसको कहेंगे एकदम पतला सा दिखता है। ठीक है, और स्पष्ट देखी जा सकती थी और उसको एकदम दिखता रहता था। एकदम मतलब जैसे हम लोग बहुत सारा ऐसा पतला कपड़ा होता है, शरीर का जो अंदर वाला हिस्सा है उसको हम लोग पूरा देख पाते हैं, तो वही वाला जो है वो पहनते थे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट, अनुपम नक्काशी भी इस शैली की विशेषता रही है। अनुपम नक्काशी जो है इस शैली की विशेषता इसमें रही है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो इसका दूसरा क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन को अभी हम लोग अब देखेंगे। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, मौर्यकालीन कला जो है एवं स्थापत्य का वर्णन करें। ठीक है, पहला जो है ये क्या है, राज प्रासाद। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्तूप को, उसके बाद लोक कला को देखेंगे। ये सारा चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी क्या है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण था। कहाँ पे, पाटलिपुत्र, यानी कि पहले पाटलिपुत्र था, अब वो क्या हो गया है, पटना हो गया है। फाहान के अनुसार इसने कुछ लिखा है। ठीक है, फाहान के अनुसार यह प्रसाद मानव कृत्य न होकर देवों द्वारा निर्मित है। ये जो फाहान थे, इसने ये बताया कि ये मनुष्य का कोई कार्य नहीं था, ये कोई देव जैसा लोक था, और इसीलिए ये सारा चीज़ स्पष्ट रूप से दिखा। इसका कहना वही था। अभी हम लोग देखेंगे स्तूप के बारे में। ठीक है, बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने कितना 84,000 स्तूप बनवाए थे। ठीक है, बौद्ध का कितना स्तूप बनवाए थे, 84,000 स्तूप बनवाए थे। यह अति स्योक्ति हो सकती है, मगर हेनसांग ने 80 स्तूपों को स्वयं अपनी आँखों से देखा था। और ये क्या था, 80 स्तूप को अपने आँख से ये पूरा देखा था। सांची का स्तूप मौर्य वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। और सांची का जो एक है, ये क्या है, मौर्य कला का एक वस्तुत्व कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे जो लोक कला, इस लोक कला को हम लोग देखेंगे। मौर्य युगीन लोक कला का सर्वोत्तम उदाहरण विशाल यक्षिणी की प्रतिमाएं हैं। इसमें मथुरा जिले के परखम गांव से प्राप्त यह मूर्ति मणिभद्र एवं पटना के दीदारंगज से प्राप्त वरनधारिणी की यक्ष प्रतिमा महत्वपूर्ण, यानी कि बिहार में इसका जो बहुत प्रभाव था पाटलिपुत्र में, तो उसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ का वो लोग क्या किए थे, प्रमाण हम लोग को वहाँ से मिला था। अभी हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसका प्रकाश हम लोग डालते हैं। मौर्यकालीन जो नगर प्रशासन पर हम लोग अभी नज़र थोड़ा दौड़ाएंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम लोग नगर प्रशासन को, हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है मेगस्थनीज के अनुसार ने यह मौर्यकालीन नगर का प्रशासन एवं वितरण पूरा विवरण उसका दिया है। उसके अनुसार नगर प्रशासन में कितने सदस्य, 30 सदस्यों का नगर सभा करते थे, यानी कि एक सभा होती है। ठीक है, इस सभा में ऐसे करके लोग बैठते थे चारों तरफ, और ठीक है, ये 3-4 लाइन ऐसे करके ये लोग बैठते थे। इसमें कितने सभा होते थे, 30 सभा होते थे। ठीक है, नगर सभा प्रशासन 6 समितियों द्वारा करती थी, और इतने मतलब एक एक समिति में जो 5-5 सदस्य रहते थे, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। टोटल हो गया 30, तो उसमें 5 हुआ 6 सदस्य, तो इसमें क्या होगा 5, तो 5 सदस्य रहते थे। ठीक है,
अभी हम लोग देखेंगे कि मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। एक समिति और एक उप समिति का उल्लेख किया है। प्रशासन की 6 समितियों में से एक काम जो है वो नौसेना का संचालन करना था। एक जो है उसमें कौन काम करता था? नौसेना। दूसरी यातायात और खान पान संचालन करती है। दूसरी जो है वो खान पान और यातायात को अच्छे से वो लोग देखभाल करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन करती थी। तीसरी जो है वो पैदल जो सैनिक होते थे उसका वो लोग क्या करते थे? देखभाल करते थे। चौथी जो होती थी वो अश्वारोहण। अश्वारोहण का मतलब घोड़ा, ठीक है, घोड़ा के द्वारा जो होते थे वही ये अश्वारोहण, ठीक है। पांचवी जो होती थी ये रथारोहण, यानी कि रथ, वो तो घोड़े से ही चलता था, तो ये रथ, ठीक है, रथ से ये काम वो लोग करते थे। अभी हम लोग इसका जो छठी थी तो ये हाथी का संचालन करना था। किसका? हाथी था। हाथी का वो लोग क्या करते थे? संचालन करते थे। किसका? हाथी का, ठीक है, हाथी के वो लोग संचालन करते थे। अभी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। ये है महाजनपद से आप क्या समझते हैं? इस महाजनपद से आप क्या समझते हैं, इसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो समस्त भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16, ठीक है। के रूप में क्षेत्रीय राज्य के सदस्य के साथ ही भारत में प्राचीन राज्य के अतिरिक्त अस्तित्व में आरंभ हुआ और पूरा भारत में इसमें ये 16 महाजनपद ही कार्य करते थे। इस समय लोहे का प्रयोग होने लगा था। जिस समय ये आया, यानी जनपद काम होते थे जनपद से, तो उस समय किस चीज़ का हुआ? लोहे का कार्य शुरू हुआ था एवं सिक्के बनाए जाने लगा। धीरे धीरे सिक्का भी उसी समय से प्रारंभ होने लगा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व यह एक महत्वपूर्ण घटना रही है। कितनी? 6ठी, ठीक है। ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो है ये एक महत्वपूर्ण घटना जो है ये रही है, ठीक है, ये, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे चलिए देखते हैं इसका अस्तित्व में ये आया, ठीक है। इन क्षेत्रों में राज्य के उदय के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म भी अस्तित्व में आया और इसके साथ साथ क्या आया? जैन और बौद्ध धर्म जो है ये अस्तित्व में उस समय आया था, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे 5वां नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम का स्थान जो है वो हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो देखेंगे अभी हम लोग, तो चलिए देखते हैं। गुप्त काल में जो कला, यानी कला का मतलब होता है कि बहुत सारा चीज़ उसमें रहता है, यानी कि जैसे नक्काशी वगैरह बनाने वाला जो लोग होते थे तो वही कलाकार होते थे, उसके द्वारा ये सारा चीज़ बनवाया गया था। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग अभी जानेंगे, कहाँ क्या था। कला एवं स्थापत्य अत्यधिक क्या था? विकास हुआ था। किस समय? गुप्त काल में, ठीक है। कि मंदिर निम्नलिखित कहाँ कौन सा मंदिर था, ये वाला हम लोग
जानेंगे अभी। देखिए 1 नंबर में जो दिया है इसमें क्या है, एरन का विष्णु मंदिर, यानी कि जिसको हम लोग सागर बोलते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे था, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, कहाँ था, मध्य प्रदेश पर। अभी देखो दूसरा नंबर में जो दिया है ये क्या है, तिगबा विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर, ये भी क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इसका तीसरा नंबर जो है ये वाला, यानी कि नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो कि अजयगढ़ यानी कि पन, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। चौथा नंबर में जो दिया है, देखिए चौथा नंबर वाला, भूमरा का शिव मंदिर यानी कि सतना, ये भी मध्य प्रदेश में है। पांचवा नंबर में जो दिया है ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर में, इसका जो ये है ललितपुर में, तो ये उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और छठा नंबर में जो दिया है ये क्या है, शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो कि रायपुर में है, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जो नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा वो आप लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू।